हेलो एवरीवन। सो स्काई गोल्ड के थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। Q3 का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था कंपनी का। रेवेन्यू डबल से ज्यादा हुआ वाई वाई लेवल पे, मार्जिन्स में एक्सपेंशन था एंड प्रॉफिट में भी हमने देखा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला कंपनी को। सो पैट ग्रोथ 4 टाइम से भी ज्यादा का था कंपनी में। अब देखना है कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रहा है इस क्वार्टर के लिए एंड आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। प्लस रिसेंटली जो इन्होंने कुछ मार्की क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं उनसे कैसा रिस्पॉन्स है, डिमांड का कैसा आउटलुक है एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इस बिजनेस एंड स्टॉक के अंदर। सो इनके नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अगर आप देखोगे रेवेन्यू कंपनी का 117% से ग्रो किया वाई वाई लेवल पे। इबिट्टा में 217% की ग्रोथ रही एंड प्रॉफिट कंपनी का 37 करोड़ का आया था ऑलमोस्ट थर्ड क्वार्टर के अंदर। लास्ट ईयर ये नंबर 9 करोड़ के आसपास का था। सो 4 टाइम से ज्यादा का ग्रोथ था कंपनी के पैट के अंदर। देन अगर आप लास्ट ये जो 9 मंथ्स अभी गए इस फाइनेंशियल ईयर में, इसमें अगर आप टोटल पैट देखोगे कंपनी का तो 94 करोड़ का प्रॉफिट है। पूरे FY24 में यानी पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो पैट था वो 40 करोड़ था। सो पिछले पूरे साल के पैट को इस 9 मंथ्स के अंदर ही कंपनी ने डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। सो वहीं से हमको आइडिया लगता है कि कितने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम में ये बिजनेस अभी चल रहा है एंड बहुत हाई चांस है कि 120 करोड़ के आसपास का पैट कंपनी का रहेगा इस पूरे FY25 के एंड में। देन बिजनेस डेवलपमेंट्स की बात करें तो क्या बड़ा अपडेट है। लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने कैरेट लेन और पीएन गार्ड के लिए ये दो बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है। इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में अभी लास्ट मंथ में इन्होंने अपडेट दिया कि आदित्य बिरला का जो इंदिरा ज्वेलरी का जो ब्रांड है उसको इस कंपनी ने ऑनबोर्ड कर लिया है। सो मतलब लास्ट जो एक दो क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो काफी मार्की क्लाइंट स्काई गोल्ड ने ऑनबोर्ड करे हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। देन वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे तो 66% की ग्रोथ रही है कंपनी की। इस पूरे थर्ड क्वार्टर में जो मंथली एवरेज वॉल्यूम है स्काई गोल्ड का वो 447 केजी का है। लास्ट ईयर ये नंबर 270 केजी का था। तो वाई वाई लेवल पे 66% की ग्रोथ है। ऑफ कोर्स इसमें जो दो सब्सिडरीज इन्होंने एक्वायर किए हैं, स्टार मंगलसूत्र एंड स्पार्कलिंग चेन, उन दोनों के वॉल्यूम्स भी इंक्लूडेड हैं। देन कंपनी क्या कर रही है, सो स्काई गोल्ड आज के टाइम पे अपने आप को रीब्रांड कर रहा है। तो पहले हम इस कंपनी को स्काई गोल्ड बोलते थे, अब कंपनी अपने आप को रीब्रांड कर रही है स्काई गोल्ड एंड डायमंड के नाम से। सो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये इनका एक ब्रॉडर फोकस दिखाता है हमको। हमने पास्ट के कुछ कॉनकॉल्स में भी डिस्कस किया है कि ये कंपनी अब गोल्ड ज्वेलरी डिजाइनिंग से आगे बढ़ के अपने रेंजेस को इंक्रीज कर रही है एंड 18 कैरेट कैटेगरी हो गया, दैट डायमंड में 18 कैरेट हो गया, नेचुरल डायमंड हो गया, लैब ग्रोन डायमंड हो गया। सो इन सारी कैटेगरीज के अंदर कंपनी एंटर करने का प्लान कर रही है। उसी लिए 270 करोड़ का अभी QIP भी इन्होंने रेस किया है। सो उसी के लिए कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड किया है। देन एक और बड़ा अपडेट क्या है कि कंपनी की रेटिंग अपग्रेड हुई है। बिकॉज आप देखोगे तो लास्ट आई थिंक 1-2 साल से कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है कंपनी की एंड उसी के लिए रेटिंग अपग्रेड भी मिला है कंपनी को। नाउ सबसे बड़ा पॉजिटिव इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एंड जो भी एनालिस्ट इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, सो इनकी मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को दोबारा से इंक्रीज किया है, रिवाइज किया है। सो इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि FY27 तक 5300 करोड़ के आसपास का हम रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं। उसको इन्होंने इंक्रीज करके 6300 करोड़ किया इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जब कंपनी ने दो कंपनीज को एक्वायर किया। और अब दोबारा से इन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया और मैनेजमेंट कह रहा है कि FY27 तक 7200 करोड़ का हम रेवेन्यू जो है वो प्लान कर रहे हैं। सो अगर आप FY24 के लेवल से देखोगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था 1745 करोड़। सो वहां से 4 टाइम से भी ज्यादा ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है अपने टॉप लाइन के अंदर। अभी 9 मंथ्स के अंदर 2500 करोड़ का रेवेन्यू ऑलमोस्ट हो चुका है एंड अराउंड 3400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पे कंपनी एंड करेगी FY25 को। यानी यहां से भी करंट लेवल से भी अगर हम कंपेयर करें तो 2 साल के अंदर कंपनी डबल से ज्यादा ग्रोथ प्लान कर रही है अपने टॉप लाइन के अंदर। सो ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ का अगर ये एम कर रहे हैं अगले 2 साल के लिए, तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस है। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो 18 कैरेट कैटेगरी में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। मैनेजमेंट का कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस जो काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, सो उसमें डिमांड वीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये हुआ है कि प्रोडक्ट कैटेगरी थोड़ी सी चेंज होती हुई हमको दिखी है। कई सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने 22 कैरेट में बाय ना करके 18 कैरेट में बाय किया है। और 18 कैरेट का अगर आप इनका रेवेन्यू का पोर्शन भी देखोगे तो पहले इनको 3% रेवेन्यू आता था 18 कैरेट से, अब इसका रेवेन्यू पोर्शन इंक्रीज होके 5% हो गया है। सो ये एक अपडेट है। देन इसके साथ में लैब ग्रोन डायमंड का भी इन्होंने एक छोटा सा ऑर्डर जो है वो सप्लाई किया है। लाइमलाइट ज्वेलरी डायमंड करके एक कंपनी है, उसको इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का एक ऑर्डर सप्लाई किया, प्लस एक और क्लाइंट से इनका डिस्कशन चल रहा है। देन एक्सपोर्ट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस है कंपनी का। सो सिंगापुर के अंदर ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे ग्रोथ का फोकस है। प्लस
कंपनी रिलायंस को टारगेट कर रही है। सो रिलायंस के साथ में इनका डिस्कशन चल रहा है उनको ऑनबोर्ड करने के लिए, एंड तनिष्क के साथ में तो पिछले काफी मंथ से, क्वार्टर से डिस्कशन चल ही रहा है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि तनिष्क का जो कैरेट लेन जो उनकी सब्सिडरी है उसको हमने ऑनबोर्ड किया लास्ट क्वार्टर के अंदर, एंड अभी तक उनको 2 से 3 ऑर्डर हम सप्लाई कर चुके हैं। हर मंथ ऑन एन एवरेज कैरेट लेन से कुछ ऑर्डर आता है हमको, एंड हम उनको सप्लाई करते हैं। लास्ट क्वार्टर में अराउंड 15 से 20 केजी का ऑर्डर जो है वो कंपनी ने सप्लाई किया कैरेट लेन को, और उनका कहना है कि जो इनिशियल रिस्पांस या फीडबैक हमको देखने को मिल रहा है उनकी टीम से वो काफी पॉजिटिव है। सो और जो री ऑर्डर आ रहा है उनकी तरफ से वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को शो करता है कि वो जो कंपनी है वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से को लेकर के, सर्विस को लेकर के काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। और हमारा हर वीक जो है वो मीटिंग होती है तनिष्क के मैनेजमेंट के साथ में भी, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स के अंदर हम तनिष्क को भी ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट है, एंड इसके साथ में रिलायंस के साथ में भी इनका डिस्कशन चल रहा है। सो बहुत हाई चांस है कि अगले कुछ मंथ्स, क्वार्टर्स के अंदर रिलायंस भी ऑन बोर्ड हो सकता है। तो इनकी मैनेजमेंट ने एक्चुअली कॉन कॉल में क्या बोला है कि अभी जो हमने आपको रेवेन्यू अपग्रेड का जो गाइडेंस दिया है 7200 करोड़ का, ये हमने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के बेसिस पे दिया है। जिस लेवल से एग्जिस्टिंग क्लाइंट का बिजनेस आ रहा है हमारे पास में, उसको देखते हुए हमने हमारे रेवेन्यू गाइडेंस को इंक्रीज किया है। अगर आगे चल के जैसे कैरेट लेन, आदित्य बिरला है, फिर आपका रिलायंस ऑन बोर्ड होता है, तनिष्क ऑन बोर्ड होता है कल को चल के, तो हम दोबारा से हमको हमारा रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज इन क्लाइंटों से जो रेवेन्यू है उसको अभी फैक्टर इन हमने नहीं किया इस वाले गाइडेंस के अंदर। तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट कर रही है कंपनी, प्लस इसके साथ में भी और भी लीवर्स हैं कंपनी के पास में जो इस ग्रोथ को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये सारे काफी पॉजिटिव अपडेट्स इन्होंने इस कॉन कॉल में दिए हैं। देन पॉइंट आता है कि अगर आप देखोगे तो कंपनी को कैपेसिटी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि FY27 के बाद ऑफ कोर्स हमारे माइंड में ये चीज है कि हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज हम सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के अंदर नहीं, डायमंड ज्वेलरी में भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। सो उसको देखते हुए कि हमारे माइंड में है कि एक बड़ा कैपेक्स हमको करना है। करंटली जो इनकी कैपेसिटी है वो 1 टन के आसपास है। मैनेजमेंट कह रहा है कि हम इसको सीधे 4 टन तक लेके जाने का सोच रहे हैं। हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो 2 टन पे ऑपरेट करता है, प्रोबेबली ये RBZ ज्वेलर को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, और इनका प्लान है कि 4 टन की कैपेसिटी तक इनको जाना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पॉइंट आता है कि 4 टाइम आप अपने कैपेक्स को बढ़ाओगे, कैपेसिटी को बढ़ाओगे, तो ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? मतलब इतनी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए, प्लस ऑलरेडी आप 60% का ग्रोथ कैगर टारगेट कर रहे हो, लास्ट 2-3 ईयर्स में ऑलरेडी बेस आपका बढ़ चुका है। सो ये ग्रोथ कहाँ से देख रही है कंपनी, जो इतना सस्टेनेबल ग्रोथ ये 50-60% का प्लान कर रहे हैं अगले 2-3 ईयर्स के लिए? तो इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि सबसे बड़ा जो ग्रोथ चल रहा है पूरे ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, वो आ रहा है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ, वहां से। सो इनका कहना है कि पहले ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 2035-2036 तक जो बड़ा मार्केट शेयर है वो आ जाएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स तक, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% जो मार्केट शेयर है वो ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स तक आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पूरा ट्रेंड है ये नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी बाय द एंड ऑफ 2030 70 से 80% जो मार्केट शेयर है रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर वो ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स के पास में आ जाएगा, बिकॉज इनका कहना है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी फेवर कर रही है, और कंज्यूमर बहुत तेजी से, जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जो पैन इंडिया प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ फोकस कर रहा है, उनकी प्रेफरेंस काफी तेजी से चेंज होती जा रही है। सो यहां से हमको ये ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, हम एम कर रहे हैं कि ये ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। प्लस दूसरा पॉइंट कंपनी कह रही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जैसे कल्याण है, सेंको है, मालाबार है, या कैरेट लेन है, ये बहुत रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं। कैरेट लेन अगले कुछ टाइम के अंदर 300 स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहा है। देन कल्याण, मालाबार, सेंको, ये सब के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि जितने स्टोर्स इन्होंने लास्ट 6-7 ईयर्स के अंदर ओपन करे थे, उतने स्टोर्स ये सारी कंपनीज अगले 1 से 2 साल के अंदर ओपन करने का प्लान कर रही है। तो जब हमारे क्लाइंट इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स उसका डिमांड सारा हमारे पास में आएगा। इंडस्ट्री इतने हाई पेस पे ग्रो कर रही है, तो उसको देखते हुए हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये 60-65% का ग्रोथ जो है वो हम अचीव कर सकते हैं, एंड उसके लिए हमको कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा FY27 के बाद में। तो ये पूरा इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन मार्जिन के ऊपर कंपनी का कहना है कि 3.5 से 4% का पैट मार्जिन रहेगा इनका। अभी भी अगर आप देखोगे करेंटली तो कंपनी का पैट मार्जिन 3.5 या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। इनका कहना है कि जो गोल्ड मेटल लोन है इनका,
वो उसका शेयर क्योंकि बढ़ता जाएगा टोटल बोरोइंग्स में, सो वहां से पैट मार्जिन में और इंप्रूवमेंट आएगा। अब अगर आप स्काई गोल्ड का पूरा गाइडेंस देखोगे, एग्जीक्यूशन देखोगे, तो एक ये जीएमएल वाला पार्ट है, गोल्ड मेटल लोन वाला पार्ट है, जहां पे कंपनी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग। सो इनका पहले गाइडेंस था कि दिसंबर तक जो हमारा जीएमएल है वो 55-60% तक हो जाएगा टोटल बोरोइंग के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी ये 20-25% ही है। इनका कहना है कि करूर व्यासा जो हमारा बैंकर था, उन्होंने इस फैसिलिटी को बंद कर दिया, तो हमको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ स्विच करना पड़ा। देन एसबीआई के साथ में भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, सो इसलिए ये एक क्वार्टर डिले हो गया है। और अब इनका कहना है कि मार्च 25 तक, यानी FY25 के एंड तक हमारा ऑलमोस्ट 55-60% जो लोन है वो जीएमएल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट कम होगा। दूसरा, क्योंकि इनकी रेटिंग अपग्रेड हुई है, तो वहां से भी बेनिफिट मिलेगा इनको फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। सो अभी अगर आप इनका फाइनेंस कॉस्ट देखोगे तो रेवेन्यू का 1.2 से 1.3% जो है वो इस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% के आसपास इनको एडवांटेज मिलेगा इनके फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, इन सारी चीजों की वजह से। अब ये अगर आप देखोगे तो काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस लगता है, बिकॉज 500 बेसिस पॉइंट या 0.5% का इंप्रूवमेंट तो यहां से आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट आपका कम होगा। दूसरा, अगर आप देखोगे तो कंपनी थोड़े से हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ भी फोकस कर रही है, जैसे 18 कैरेट जो रेवेन्यू शेयर है उसका 3% से बढ़कर 5% हो गया। लैब ग्रोन डायमंड के लिए भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि अगले 4 to 6 क्वार्टर के अंदर उसका रेवेन्यू शेयर भी 5% के आसपास चला जाएगा। एंड ये लैब ग्रोन डायमंड जो है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है कंपनी के लिए। सो ये सारे लीवर्स भी हैं जो कंपनी को मार्जिन को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो 3.5% का पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया है, बट काफी हाई चांस है कि इनका पैट मार्जिन इससे भी बेटर रह सकता है, यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ रह सकती है। स्टिल अगर हम कंजर्वेटिव गाइडेंस ही लेके चले कंपनी का, तो 7200 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर अगर आप 3.5% का पैट मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का पैट हो जाता है कंपनी का। यानी जो प्रॉफिट कंपनी का 40 करोड़ था FY24 में, इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोबेबली 120 करोड़ तक होगा। अगले 2 साल के अंदर वो डबल से भी ज्यादा होने का चांस है, 250 करोड़ तक पैट हो जाएगा कंपनी का बाय द एंड ऑफ FY27। तो गाइडेंस हर एक एंगल पे बहुत एग्रेसिव है, ग्रोथ भी 60% की है और प्रॉफिट में भी कंपनी काफी अच्छा एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहा है। देन बोरोइंग्स का अगर हम देखें तो 380 से 400 करोड़ के आसपास का इस फाइनेंशियल ईयर तक बोरोइंग रहने का एक्सपेक्टेशन है। अगले साल कंपनी अपने बोरोइंग्स को इंक्रीज करेगी, 500 से 600 करोड़ तक बोरोइंग जाएगा, लेकिन इसमें फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का 70-80% जो लोन है वो जीएमएल करने का इनका प्लान है अगले फाइनेंशियल ईयर तक, तो फाइनेंस कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएगा कंपनी का। फिर इसके बाद अगर हम इनका रिसीवेबल वाला पार्ट देखें तो अभी करेंटली कंपनी के रिसीवेबल जो है वो 25 डेज के आसपास है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि ये आगे चल के बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, अगले 2 साल के अंदर ये ऑलमोस्ट 15 डेज के आसपास आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे, तो इनकी जो ये 2 बड़े क्लाइंट्स है, आदित्य बिरला और कैरेटलिन। आदित्य बिरला से हालांकि अभी बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं आया है कंपनी को रिसेंटली, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 केजी इनके टोटल वॉल्यूम में 50 केजी जो है वो आदित्य बिरला से आएगा और 50 केजी का वॉल्यूम इनका कैरेटलेन से आएगा, यानी टोटल वॉल्यूम में 100 केजी के आसपास जो वॉल्यूम है वो इन दोनों क्लाइंट से आएगा। और ये दोनों कंपनीज क्या करती है, एडवांस में कंपनी को गोल्ड मेटल देती है, यानी इन्वेंट्री पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्काई गोल्ड का नहीं लगता, इन्वेंट्री इनको एडवांस में आता है। स्काई गोल्ड जस्ट उसकी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके इनको सप्लाई करता है। सेम अगर आप देखोगे आरबीजेड का जो जॉब वर्क वाला डिवीजन है, वैसा ही ये वाला सेगमेंट इस कंपनी के लिए काम करता है। सो इसमें क्या हो गया, ये कंपनी के लिए एक तरीके से एसेट लाइट मॉडल हो गया, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अगले 2 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि ऑलमोस्ट 30% जो हमारा वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम का 30% जो है वो इस वाले मॉडल से आएगा, जहां पे क्लाइंट हमको एडवांस में गोल्ड मेटल देंगे, हम जस्ट उसकी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सप्लाई करेंगे। इससे इनका जो कैपेक्स है वो काफी कम हो जाएगा, आरओई का नंबर बढ़ेगा, आरओसीई का नंबर बढ़ेगा, कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, एंड एक तरीके से एसेट लाइट मॉडल से कंपनी ग्रो करेगी। सो इससे कंपनी का कहना है कि रिसीवेबल डेज हमारा कम होगा। दूसरा, जो भी इनका कहना है कि आगे चल के हम जो भी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनके साथ में भी हमारा फोकस है कि कैश एंड कैरी वाला मॉडल रहे, प्लस एक्सपोर्ट सेगमेंट जहां पे कंपनी का रिसीवेबल डेज 7 डेज से लेकर के 10 डेज के बीच में है, उसका रेवेन्यू शेयर भी इंक्रीज होगा। अगर आप अभी देखोगे तो एक्सपोर्ट से कंपनी का 7-8% रेवेन्यू आता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 तक इसको हम 13-14-15% तक लेकर के जाएंगे, यानी ब्लेंडेडली अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का FY27 तक
40-45% जो रेवेन्यू है वो ऐसे सेगमेंट से आएगा जहां पर रिसीवेबल डेज या तो बिल्कुल ही निल है या फिर बहुत कम है, 5 से 10 डेज के बीच में है। तो ब्लेंडेडली इनका रिसीवेबल डेज का टारगेट है 15 डेज का बाय द एंड ऑफ FY27। तो ये एक बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दिया है इन्होंने। दूसरा, अगर हम कैश फ्लो की बात करें, सो जब फर्स्ट टाइम हमने इस बिजनेस को डिस्कस किया था तब भी काफी लोगों का ये क्वेरी था कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया। एंड अभी भी अगर आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में या कॉमन सेंसिकल अगर आप सोचो तो स्काई गोल्ड का मॉडल हमको समझना जरूरी है, किसी भी माइक्रो कैप स्मॉल कैप बिजनेस का मॉडल समझना जरूरी है। अगर ये एक B2B मॉडल है और इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स को ये केटर कर रहा है तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? ऑफकोर्स सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है, उसको प्रॉपर सर्विस देना है, टाइमली सर्विस देना है एंड उसको रिटेन करके रखना है। क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उतने बड़े क्लाइंट्स के पास में बहुत सारे वेंडर्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, उसको रिटेन किया, एक अच्छी सर्विस दी, देन ग्रेजुअली आपका एक कमांडिंग पावर आता है वहां पे एंड उसके बाद आपका कैश फ्लो वगैरह अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। वही गाइडेंस इन्होंने भी दिया है। सो कंपनी का कहना है कि इनिशियली हमारा प्लान यही था कि सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स को लेकर के आए। टाइटन बहुत टाइम से ये कंपनी ट्राई कर रही थी, फाइनली लास्ट क्वार्टर में उनकी एक सब्सिडी को इन्होंने ऑनबोर्ड किया। आदित्य बिरला आया, PN गाडगिल आया, कल्याण सेनको, मालाबार, सारे बड़े अगर आप ज्वेलर्स देखोगे, रिटेल ज्वेलर्स, वो आज स्काई गोल्ड के क्लाइंट है। तो कंपनी का अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखोगे, जब गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था एंड सडनली सारे रिटेल ज्वेलर्स के स्टोर में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ गई थी, वहां पे स्काई गोल्ड को क्या करना पड़ा था? अपने रिसीवेबल डेज पे थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ा था, थोड़ा सा पेन लेना पड़ा था, एडवांस में इनको इन्वेंट्री देनी पड़ी थी अपने सारे क्लाइंट्स को, क्योंकि वहां पे उनके स्टोर में डिमांड थी। अगर स्काई गोल्ड उस टाइम पे उनको वो इन्वेंट्री डिलीवर नहीं करता एडवांस में एंड वो कल्याण, वो सेनको वगैरह अगर कहीं और दूसरे वेंडर से उस इन्वेंट्री को परचेज करते, तब ऑफ कोर्स उनका जो बिजनेस शेयर है वो भी कम हो जाता स्काई गोल्ड के साथ में एंड अल्टीमेटली बिजनेस की ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता। सो शॉर्ट टर्म में आपको ये पेन लेना पड़ता है। अगर आप एक छोटा बिजनेस हो, स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेस हो, तो शॉर्ट टर्म में ये पेन आपको लेना पड़ेगा कैश फ्लो में, रिसीवेबल्स के अंदर। वही कंपनी ने लिया। बट आगे चल के क्योंकि मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि मॉडल हम चेंज करने वाले हैं, कैश एंड कैरी पे ज्यादा ऑपरेट करेंगे एंड एक बार जब हमारा 30% वॉल्यूम जो है वो इस वाले सेगमेंट से आने लग जाएगा, तब हमारा फोकस यही रहेगा कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी हम पुश करेंगे कि अपना रिसीवेबल डेज कम करे एंड वहां से हमारा जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY27 तक जो हमारा कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और रिसीवेबल डेज भी इनके 15 से 20 डेज के बीच में आ जाएंगे। देन इसके बाद में रिटेंशन की बात करें तो मैनेजमेंट अभी क्या कर रहा है, जो भी इनके एक्सपीरियंस कारीगर्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनको कंपनी उनके डिजाइन के बेसिस पे, यानी किसी का डिजाइन अगर मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे उसको इंसेंटिवाइज कर रही है। दूसरा, अगर वो प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, मतलब जितना उसका टारगेट है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, उसके बेसिस पे भी कंपनी उसको इंसेंटिवाइज कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो एक स्किल्ड कारीगर को रिटेन करने के लिए कंपनी अभी ये सारी चीजें अप्लाई कर रही है। गोल्ड के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। अब ऐसे में मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो ऑर्डर बुक है वो हर मंथ हम देख रहे हैं कि फुल है, हमारे बिजनेस पे कोई डिमांड का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, हमने जो अपने क्लाइंट से डिस्कशन किया, जो कॉर्पोरेट ज्वेलर से डिस्कशन किया, उनका कहना था कि बीच में 7 से 10 डेज का एक ऐसा पीरियड आया था जहां पे फुटफॉल थोड़े से कम हुए थे, डिमांड सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हुआ था, बट उसके बाद चीजें वापस से नॉर्मलाइज हो गई हैं एंड अभी ये वेडिंग सीजन काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। देन मार्च में आपका गुड़ी पाड़वा है, तो महाराष्ट्र में जितने बड़े ज्वेलर्स हैं, गाडगिल है, तनिष्क है, और भी जो बड़े ज्वेलर्स हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर बुक काफी अच्छा रहेगा। फिर आपका अक्षय तृतीया है, तो बहुत सारे बड़े बड़े ओकेशंस हैं जिसके लिए ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। एंड इन्होंने एग्जैक्ट नंबर तो कोट नहीं किया है, लेकिन इनका कहना है कि Q3 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा क्वार्टर अभी तक जा रहा है हमारे लिए ये Q4 का। तो अगेन एक सॉलिड नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। सो ये पूरा कॉन कॉल लेवल था कंपनी का। अच्छी गाइडेंस दिया है। सबसे बड़ा पॉजिटिव एक्चुअली यही है कि FY27 के लिए कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है। और अगर आप डील भी देखोगे तो बहुत लुक्रेटिव डील लगता है। मतलब अगर हम करंट पी देखें स्टॉक का तो 50 के आसपास है, लेकिन फॉरवर्ड पी देखते हैं तो 40-42 के रेंज में लगता है। एंड अगर इसको मैं FY27 के बेसिस पे देखूं तब तो ये 18 से 20 पी के अराउंड ये डील लगती है। बट ऑफकोर्स हमको इतना लंबा अभी नहीं देखना है, हमको हर एक क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करते जाना है, देखना है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है ओवरऑल। सो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडेंस काफी अच्छा है। एक चीज का और हमको जो माइंड में रखना है कि
कई बार ऐसा होता है जब आप किसी ऐसे बिजनेसेस को जो कंसिस्टेंटली 1 साल 2 साल 3 साल कंसिस्टेंटली काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, हर एक क्वार्टर में वो उस इंडस्ट्री में बाकी सारे प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, सो एक तरीके का बायसनेस डेवलप हो जाता है उस बिजनेस के लिए या उस स्टॉक के लिए। एंड वहां पे आप देखोगे कि जब भी सडनली एकदम से ऐसा क्वार्टर आता है जहां पे बिजनेस के फंडामेंटल्स चेंज होने लग जाते हैं, बिजनेस की पेस ऑफ ग्रोथ घटने लग जाती है, या फिर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत गाइडेंस को घटाता है, उस चीज को हम सही से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एंड काफी ज्यादा वहां पे आप देखोगे कि आपका जो रिटर्न है या आपका जो ओवरऑल आपने कैपिटल उस स्टॉक के साथ में जनरेट किया है वो मिस हो सकता है। जैसे आप अभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का एग्जांपल लो, सो इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर में इतने इतने ज्यादा खराब नंबर्स नहीं आए हैं किसी भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को, लेकिन स्टिल मार्केट ऑलरेडी 30-40% उनके स्टॉक्स को करेक्ट कर चुका है। क्यों? बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स और खराब हो सकते हैं इन कंपनीज के लिए, चाहे ब्रोकिंग कंपनी हो या सीडीएसएल हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो। सो बिजनेस के फंडामेंटल में जो चेंज हो रहा है उसको टाइमली ऑब्जर्व करना एंड उसके बेसिस पे अपने व्यू को चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्काई गोल्ड का अगर हम एग्जांपल लें तो अभी तक कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स साइकिल्स में चलते हैं सारे बिजनेसेस, तो इसका भी एक टाइम आएगा जहां पे कंपनी का ग्रोथ घट सकता है, हो सकता है इनके एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम आए, डिमांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, एंड वहां पे हमको रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है कि अपना व्यू हमको उस टाइम पे चेंज करना है। हम ये नहीं बोल सकते कि 1-2 क्वार्टर पहले तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी सो ये आगे भी अच्छा कर लेगी। ये स्टोरी या अजम्पशन के बेसिस पे नहीं चलता। मार्केट जो है वो बिजनेस का आज देखता है एंड उसका फ्यूचर अर्निंग कैसा रह सकता है, ईपीएस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, सेल्स में कैसी ग्रोथ रह सकती है, उसके बेसिस पे वो स्टॉक को रिवॉर्ड करता है या पनिश करता है। तो जब भी आप देखोगे किसी बिजनेस का फंडामेंटल चेंज होने लगा है जिसकी वजह से उसका इंक्रीमेंटल ईपीएस और सेल्स ग्रोथ घटने का चांस है, वहां पे अगेन मार्केट का बहुत ज्यादा चांस बन जाता है कि उस स्टॉक को वो पनिश करना स्टार्ट कर देगा। एक फ्लेक्सिबिलिटी के माइंडसेट के साथ में हमको ट्रैक करना है। अभी तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कर रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, एंड अगेन इस पूरे ज्वेलरी स्पेस के अंदर प्रोबेबली सबसे बेस्ट डील है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।